मेथड कैसे पेमेंट करनी है वो सब बता देंगे। 1000 रुपीज इसकी फीस है ऑनलाइन क्लासेस की। ओके सर, जो पिछला सर छूट गया वो मैं पहले इससे कवर कर लूंगा प्लेलिस्ट हाँ से, और फिर उसके हाँ बाद जो देन पेड करके मैं वहां से कंटिन्यू कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी ज्यादा कुछ नहीं है, अभी ओके, कुल मिलाकर हम थैंक यू लोगों वेरी के मच दो सर। एक ही वीक हुआ है, ये सेकंड वीक है हमारा। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्लासेस को बाद में मतलब क्वेश्चंस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिकॉज आज मेरे को थोड़ा सा काम भी है, तो मैं आज एक ही क्लास ले पाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, आज के टॉपिक बच्चों इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। आप लोग कोई भी चीज अपने पाइथन हो या कोई भी प्रोग्रामिंग हो, कहीं पर भी शुरू हो, सबसे पहली चीज आप लोगों को एक डिक्लेरेशन करना पड़ता है, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल एक कंटेनर है। आपको ध्यान हो, मैंने एक लास्ट टाइम इस तरह का एग्जांपल में एक फोटो भी दिखाई थी। मान लीजिए कि ये ग्लास है, ठीक है, और ग्लास को मैंने इस ग्लास को नाम दे दिया एक्स। हम लोग जैसे इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं, मैं कहता हूं ये एक्स है, और इस एक्स के अंदर मान लेते हैं 100 ml पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, लिक्विड है। अब अगर हम लोग इसको वेरिएबल्स और कंटेंट के हिसाब से बात करें, तो ये जो x आप देख रहे हैं, इस x को ही हम लोग कहेंगे कि ये एक वेरिएबल है, और उसके अंदर जो 100 है ये उसकी वैल्यू है। क्लियर, सिंपल है। और अच्छे से समझना है तो एक दूसरा ग्लास भी ले लेते हैं, और उस दूसरे ग्लास का नाम मैंने यहां पे दे दिया y। उसके अंदर कुछ कंटेंट है, और ये कंटेंट मान लीजिए कि 50 ml का है, तो y की वैल्यू हो गई 50। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। अब वेरिएबल डेटा कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी स्टोर कर सकते हैं। आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, आपके स्ट्रिंग यानी कि अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, साथ ही साथ आप लोगों के कई किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो हम इन वेरिएबल्स को पहले लेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको कुछ चीज स्टोर करनी होती है। जैसे x की वैल्यू 5, y इक्वल टू जॉन। अब अगर मैं y के, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, तो आप लोगों के इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको एक एग्जांपल पे दिखा देता हूं, जिससे आप पाइथन में से यूज कर पाएंगे। आप लोग आईडीएलई खोलिए, पाइथन का शेल है, और यहां पर आप लोग कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पीछे x की वैल्यू 5 दे दी गई है, वैसे ही हमने दे दिया x इक्वल टू 20, तो x के अंदर 20 स्टोर हो गया, ठीक है। y इक्वल टू मैंने दे दिया अमित। आप देख पा रहे होंगे अमित जो है वो एक स्ट्रिंग है जो y के अंदर स्टोर हो गया। अब x और y दो वेरिएबल हैं, उनकी वैल्यू है 20 और अमित। अगर मैं कहूं कि प्रिंट करिए, और इसमें ब्रैकेट छोटा वाला लगाइए, और मैं यहां लिख दूं x, तो जैसे ही मैं x लिखूंगा x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देखिए नीचे लिखकर आ गया 20। और जैसे ही मैं कहता हूं प्रिंट करिए y, तो अब y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि है अमित। अगर मैं इसमें जानबूझकर एक गलती कर दूं, जैसे मेरे को अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने चाहिए थे, मैंने ना लगा के सिर्फ a लिख दिया, ठीक, तो तुरंत दिखा देगा कि ये चीज आपने गलत कर रखी है, ये डिफाइन प्रॉपरली नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स को सही तरीका क्या है डिक्लेयर करने का, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए आप डबल इन्वर्टेड कॉमा भी ले सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चल के आपको बताएंगे ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल ये भी हो सकता है। अब कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल छोटा लेना सही रहता है। अब जैसे आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया था उसमें कहा था पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर को मैंने पूरा ना लिख के PERI लिख दिया था, तो मेरे को याद रखने में आसानी रहती है। तो आप लोग इस तरीके से कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपने वेरिएबल को x नेम कुछ भी डिक्लेयर करिए। द वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अ अंडरस्कोर कैरेक्टर। याद रखिएगा कोई ना कोई लेटर से हो या तो अंडरस्कोर भी चल जाएगा। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। आप इस तरीके से नहीं ले सकते कि ये आपने ले लिया 5a इक्वल टू 2, ये गलत हो जाएगा। a5 इक्वल टू 2 ये ले सकते हैं आप। अगला है वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स। अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स और नंबर्स भी हो सकते हैं, और उसमें अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसे आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं वेरिएबल को, जैसे आप लिख सकते हैं a_z इक्वल टू 20, ठीक। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिए हैं
कि आपको सही वेरिएबल, लीगल वेरिएबल डिक्लेरेशन ये है और इलीगल वेरिएबल ये है। अब बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है, आपके ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आएगा कि आपको बताना है इनमें से कौन सा इलीगल या फिर रॉन्ग वेरिएबल डिक्लेरेशन है। आपको इस तरीके से 4-5 ऑप्शन दिए होंगे या 3-4 ऑप्शन दिए होंगे। एक मान लीजिए मैंने यहां से यहां तक ये 3 ऑप्शन दे दिए, एक ऑप्शन ये दे दिया। आपसे बोला जाएगा इनमें से गलत डिक्लेरेशन कौन सा है। तो सही जवाब है, आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ऐसे करके नहीं लिख सकते। ठीक है, वेरिएबल में बीच में माइनस नहीं लगा सकते या हाइफन नहीं लगा सकते और पहले नंबर्स नहीं लगा सकते। बाकी ये सारे सही हैं, आप इस तरीके से वेरिएबल दिखा सकते हैं। तो बच्चों समझ आ रहा होगा आपको वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं। तो आप इस तरीके से अपने को, हाँ हर वेरिएबल कैपिटल में लिखेंगे तो वो एक अलग हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 20 लिख रहा हूँ और नीचे कैपिटल X इक्वल टू 50 लिखा, तो आप देखेंगे अगर मैं प्रिंट कैपिटल X करता हूँ तो फिर आपकी स्क्रीन पर 50 प्रिंट करेगा, जबकि स्मॉल x प्रिंट करूंगा तो 20 प्रिंट करेगा। तो ये चीज होती है आपके वेरिएबल्स के डिक्लेरेशन के लिए। ठीक है, इतने टाइप से वेरिएबल दिए हैं इसमें, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स लिस्ट, टुपल, रेंज, डिक्शनरीज, सेट, फ्रोजन सेट, बूलियन, बाइट, बाइट एरेज, मेमोरी व्यू। तो इनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अब एक सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वेरिएबल की आप टाइप भी बदल सकते हैं। वेरिएबल की टाइप का मतलब पहले तो आप पता करते हैं कि वेरिएबल हमारा जो डिक्लेयर है वो टाइप क्या है, इंटीजर है, पॉइंट्स है, फ्लोट है, क्या है। तो जैसे कि आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे मैंने x की वैल्यू 20 लिख रखी है और मेरे को पता करना है कि इसकी टाइप क्या है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट और उसके ब्रैकेट में लिखेंगे टाइप, और जिसकी टाइप मुझे पता करनी है मैंने लिख दिया y की टाइप बताइए। देखिए इस तरीके से आपके 2 ब्रैकेट से बंद होगा। एंटर करते ही वो बता रहा है कि ये स्ट्रिंग क्लास का वेरिएबल है। क्लियर हो गया। अगर मैं इसी कमांड को फिर से नीचे लिखता हूं और फिर से नीचे लिखने के बाद मैंने यहां पे लिख दिया, मैं इसको फ्रेश ओपन कर लेता हूं आपके लिए आसानी होगी। और इसके बाद मैं नंबर्स को डालूंगा तो वो खुद ही दिखा देगा कि ये एक इंटीजर वेरिएबल है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू 20 और मेरे को पता करना है कि y किस तरह का वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइप और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया y और एंटर कर दिया तो बता दिया ये इंटीजर है। अब आप देखें y एक इंटीजर था और जबकि उसके ऊपर वाले में मैंने आपको दिखाया कि वो एक स्ट्रिंग था जिसमें कि अल्फाबेट्स डाले थे। एक छोटा सा वर्ड आता है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे इंटीजर 1 होता है, 2 होता है, फ्लोट जो है पॉइंट्स के नंबर्स को कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स जो है वो a प्लस xi के फॉर्म में होता है, जैसा कि यहाँ पे j में लिखा है 1j, z में लिखा है। तो आप ये अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स, अब जैसे मैं आपसे कहूंगा टेम्परेचर पता करिए, तो टेम्परेचर तो दशमलव में भी निकल सकता है ना, तो वो फ्लोट हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी एज बतानी है, तो एज या तो 1 साल या तो 2 साल, तो वो इंटीजर्स होंगे इस तरीके से। तो ये टाइप से हम लोग पता कर पाते हैं कि वेरिएबल किस टाइप का है। ठीक है, तो अभी ये और भी डिस्कशन होगा, फ्लोट वेरिएबल्स को और अच्छे से पता करेंगे, माइनस में, कॉम्प्लेक्स में। अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग सी में कहते हैं, सी प्रोग्रामिंग में इसमें टाइप कन्वर्जन। अगर आपके पास एक वेरिएबल है और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे में, जैसे आपके पास इंटीजर है आप उसे फ्लोट दिखाना चाहते हैं, या फ्लोट है तो उसको इंटीजर करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। बस आपको उस वेरिएबल को किसको चेंज करना है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे y इक्वल टू 20 लिखा और नीचे दिखा रहा है ये इंटीजर। अब मैंने यहाँ लिखा a इक्वल टू और यहाँ लिख दिया फ्लोट और ब्रैकेट में लिख दिया y। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है y वो है वो कन्वर्ट होकर फ्लोट में बदल गया। y जो पहले इंटीजर था, अब जैसे ही इस लाइन को मैंने लिख दिया अब वो कन्वर्ट हो गया है और वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। और फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई है, a में। ठीक, अब मैं फिर से चेक करता हूं कि a जो है वो कैसा है, तो मैं अगर प्रिंट करूं और ऊपर वाला कमांड लिख दूं टाइप और यहां लिख देता हूं a, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखिए उसने दिखा दिया कि अब आपका ये फ्लोट है। तो अब अगर मैं यहाँ y को प्रिंट कराता हूं, अगर मैं यहाँ लिखता हूं प्रिंट y, तो आपका रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा, पहले भी 20 था अभी भी 20 ही है, लेकिन वो टाइप ऑफ वेरिएबल में अंतर आ गया। पहले वो इंटीजर के अंतर्गत कैटेगराइज था,
अब वो फ्लोट के अंतर्गत कैटेगराइज्ड हो गया है। तो इसी को कहते हैं कन्वर्जन। आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ऐसा करने से फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, इससे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम लोग बड़े आराम से अपने वेरिएबल्स को अलग अलग टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? ये इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, आपके बहुत काम आने वाला है और आपको ये आगे चल के और यूज में आएगा। चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस किए जाएं, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगा कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग पहले छोटे फॉर्म से शुरू करते हैं, फिर बड़े बड़े फॉर्म से। सबसे पहले अभी आप लोग शेल पे काम कर रहे थे, अब शेल की जगह यहाँ से फाइल न्यू ले लीजिएगा। फाइल न्यू पे एक को फायदा ही रहेगा कि आपके सामने ब्लैंक पेज होगा और इस पर आप लोग अपनी पूरी की पूरी फाइल एक साथ लिखकर उसे सेव कर सकते हैं और फिर उसे कंपाइलर तो होता नहीं इसमें, इंटरप्रेटेटर की मदद से उसे इंटरप्रेटेट करा के रन करा सकते हैं। तो कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग शुरू, किस तरीके से, तो एक एक करके देखते हैं। हम लोगों ने छोटी छोटी प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी पहले से कर ली। अब आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग दिमाग लगाइए और उस क्वेश्चन को इस बार हमें यूजर से भी लेना है वैल्यूज। पहले क्या करते थे हम लोग, वैल्यूज यूजर से नहीं लेते थे, पहले सिर्फ हम लोग लिख देते थे a इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती थी 10। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, अब हम चाहते हैं यूजर प्रोग्राम में वैल्यू इनपुट करें। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इस तरीके से है, पहले a की वैल्यू यूजर से लेनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट, और ये याद रखिएगा इनपुट एक फंक्शन है, और इन्वर्टेड कॉमा पे मैंने यहाँ, अगर मैं ऐसे कुछ ना लिखूंगा तो a इनपुट तो हो जाएगा लेकिन यूजर को समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ a। क्लियर? और ये लिखकर एंटर कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, आपके प्रोग्राम में a की वैल्यू यूजर से मांगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a जो है वो इंटीजर होना चाहिए, जबकि जब भी आप कोई नंबर इनपुट कराते हैं बाय डिफॉल्ट वो आपका इसमें फ्लोट होता है, तो हम लोग स्ट्रिंग होता है, तो हम लोग इसमें कैसे इनपुट कराएंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको टाइप कास्ट यानी कि कन्वर्ट कर लेंगे, इंटीजर लिख देंगे। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होगा कि इसके द्वारा जो भी वैल्यू यहाँ पर इनपुट होगी वो ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट हो चुकी होगी, जैसा कि मैंने पीछे आपको दिखाया था। अब इस लाइन से a की वैल्यू यूजर से मांगी जाएगी। सेम चीज आप लोगों को यहाँ पे लिख देनी है b के लिए, तो b के लिए भी मैं ऊपर वाली चीज को कॉपी कर देता हूं और यहाँ पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे मिटा के लिख देता हूं एंटर द वैल्यू ऑफ b। अब मैं यहाँ लिख देता हूं c इक्वल टू, और ब्रैकेट में लिख दिया a प्लस b डिवाइड बाई 2, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट में, और ये हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके थे, एवरेज इक्वल टू, और फिर यहां पर हमने लिख दिया c। क्लियर? बस प्रोग्राम बन गया। अब चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे कराते रन। तो फिर से लाइनों को समझ लीजिए, पहले मैं इसको रन करा देता हूं, तब फिर उसको सामने रखकर फिर आपको समझाएंगे। इसको सेव कर लेते हैं और इसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया avg, और इसको रन कमांड से रन करा देते हैं, रन मॉड्यूल F5 इसकी शॉर्टकट की है। देखिए स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू यूजर ने डाल दी 55। फिर लिख कर आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू यूजर ने डाल दी, मान लीजिए यहां पर 68, और देखिए लिख कर आ गया एवरेज इक्वल टू 10। अब इस प्रोग्राम को एक एक करके कंपेयर करते हैं। अब आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस लाइन से ये फायदा हुआ कि ये चीज स्क्रीन पर जो लिखते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इसे एज अ स्ट्रिंग मान लेता है, और जो चीज आपने लिखी वही चीज यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। आपने यहाँ पे 55 इनपुट किया, वो a की वैल्यू बन गई, फिर आपने यहाँ b के लिए इनपुट किया 68, वो b की वैल्यू मिल गई, ये उसने अपना प्रोसेस किया और स्क्रीन पर c दिखा दिया। आप कहेंगे ये सब जामताम लिखने की जरूरत क्या है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक, तो आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसे ही कर देता हूं, और सिर्फ इतना लिख देता हूं, और अब मैं इसको सेव करके रन कराता हूं। तो देखिए प्रोग्राम रन हो गया, लेकिन आप गौर करें यहां पर इस बार ये नीले रंग की जो लाइन आ रही थी वो नहीं आ रही, सिर्फ कर्सर आ रहा है, क्योंकि हमने उसको कोई कांस्टेंट स्टेटमेंट ही नहीं दिया। मैंने 98 डाला, उसके दिमाग में a की वैल्यू है ये,
यहाँ 58 डाला और यहां पर देखिए उसने तुरंत दिखा दिया एरर। एरर क्यों दिखा दी? सोचने वाली बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप लोग बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी नंबर इनपुट करते हैं तो वो इसे स्ट्रिंग मान लेता है, और स्ट्रिंग का तो एवरेज होता ही नहीं है। स्ट्रिंग यानी कि अल्फाबेट्स, नंबर्स, तो ये सारे स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग तो है ही नहीं। ए बी भाई स्ट्रिंग का एवरेज कैसे निकलेगा? नाम का एवरेज थोड़ी निकलेगा। अब मुझे यहां पर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो भी इनपुट हो रहा है वो इंटीजर फॉर्म में आ जाए। अब इससे क्या होगा, ए और बी की वैल्यू जो इनपुट करेगा यूजर वो इंटीजर के फॉर्म में बदल चुका होगा। सेव करते हैं, रन कराते हैं प्रोग्राम को। फिर से प्रोग्राम रन हुआ, और रन होने के बाद अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं तो आपको दिखेगा साफ साफ। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा 85, यहाँ पर 68 और देखिए 76.5 लिखकर आ गया, बन गया हमारा प्रोग्राम। लेकिन ये प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना कि पहले वाला था, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा, यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि यूजर को ए डालना है या बी डालना है, क्या डालना है। जबकि पहले जो मैंने आपको बना के दिखाया था उसमें बकायदा ये चीज स्क्रीन पे पूछी जाती थी, तो इसीलिए इसे ज्यादा अच्छा कहेंगे प्रोग्राम। बस हमने स्ट्रिंग इनपुट कर दी थी, तो हमें सी की जगह यहां पे लिख दिया रिजल्ट इक्वल टू, और इस तरह लिखने से ये चीज जो ग्रीन कलर में है ये एज ए कांस्टेंट स्क्रीन पर प्रिंट हो रही है। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों कैसे ये करना है। तो चलिए अब एक छोटा सा प्रोग्राम और देख लेते हैं। आपको एक अगला प्रोग्राम दिया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे। वो है आपका प्रोग्राम जिसमें कि आपको पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाए, देख लीजिए ध्यान से। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब समझिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का एरिया कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल है, एक ट्रायंगल लेते हैं, इसकी ए बी और सी तीन साइड्स ले लेते हैं। अब ए बी सी का एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया निकालने को हम एस मान लेते हैं, और यहां पर आपको ध्यान हो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी, और इसको डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये एस निकल आता है। और फिर एरिया जो है वो है एस, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा एस और एस माइनस ए, याद हो ये फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, एस माइनस बी, और उसी के साथ मल्टीप्लाई एस माइनस सी और इसका पूरा का स्क्वायर रूट। ठीक, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं तो आपके लिए आसानी होगी। एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस, इस तरह लिख लीजिएगा। पहले आप इस तरह लिखिए क्योंकि आपको अभी तो नहीं पता ना कंप्यूटर कैसे समझेगा, फिर हम उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में समझाएंगे। एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी, यही तो पढ़ा था आप लोगों ने। तो अब आप लोग दिमाग दौड़ाइए और बताइए कैसे निकलेगा, जल्दी से सॉल्व करिए। जो लोग सॉल्व कर पाएंगे वो लोग हाथ रेस करेंगे और मैं उनके साथ डिस्कस। प्लस बी प्लस सी, और यही तो हम लोगों ने सीखा था, इससे आपकी एस की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब आपको एरिया यूज करना है, और एरिया की वैल्यू क्या होगी, एरिया की वैल्यू आपको अब ये ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते। तो स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते तो हम लोग उसकी जगह इस तरीके से यूज करेंगे, यानी कि आप लोग एक्सपोनेंशियल का इस्तेमाल करेंगे जिसमें डबल मल्टीप्लाई का इस्तेमाल होता है। पहले तो हम पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस माइनस सी डबल ब्रैकेट और अब डबल स्टार और 0.5 लिख देते हैं। इससे क्या होगा, इससे स्क्वायर रूट लग जाएगा। क्लियर। और आखिरी में जो बचा है वो है आपको सिर्फ एरिया प्रिंट कराना, प्रिंट, और यहां पे हमने लिख दिया एरिया और यहां पर एरिया प्रिंट करा दिया, और इसके बाद इसको सेव कर दिया, नाम दे दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। लाइए इसे रन करा लेते हैं। इनवैलिड सिंटेक्स मैंने यहां पे लगता है डिवाइड का साइन नहीं लगाया। रन करा लेते हैं और देखिए यहां पे लिख कर आने लगा आपको फर्स्ट साइड इनपुट करनी है। मैंने फर्स्ट साइड डाल दी 55, सेकेंड साइड इनपुट करनी है 32 और थर्ड साइड इनपुट करनी है 17। तो हमारे सामने बहुत बड़ा फॉर्म में आ गया
ये टू दी पावर में एक्सपोनेंशियल दिखाने लगा। तो इसको थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान हो ये मतलब कि 2.000 कितना लंबा तक चलता चला जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसमें डेसिमल पॉइंट्स कम ज्यादा कर लेते हैं, और डेसिमल पॉइंट्स कम ज्यादा करने के लिए हम लोगों को इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा एक छोटा सा सिंटेक्स, जिसको हम लोग आगे और यूज करेंगे, और वो है परसेंट। जितने पॉइंट्स तक आपको चाहिए वो लिख दीजिए और आगे इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दीजिए ऐसा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका करने का मतलब होता है पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 दशमलव तक दिखाइए, उसके आगे ना दिखाइए। तो अब अगर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए, सबसे पहला नंबर जो इनपुट होगा वो कहां स्टोर होगा, ए में। दूसरा नंबर इनपुट होगा वो कहां स्टोर होगा, बी में। तीसरा नंबर इनपुट होगा सी में। तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 से एस की वैल्यू निकल आएगी, और इस फॉर्मूले से आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, और इस एरिया को हम प्रिंट करा देंगे। तो सिंपल सा प्रोग्राम था बच्चों, जो आप लोग इसे यूज कर पा रहे हैं। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, जो कि आप लोगों को घर पे तैयार करना है। ये होमवर्क है, फाइंड द ग्रेड ऑफ गिवन नंबर्स। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपको ग्रेड पता करना है। एक स्टूडेंट ने, अगर आपके सामने एक स्टूडेंट के नंबर इनपुट कराइए, नंबर्स हो सकते हैं मैथ्स के, आपने मैथ्स के नंबर डाले, इंग्लिश के डाले, साइंस के डाले, इस तरीके करके आपने 5 सब्जेक्ट के नंबर डाले, उसका टोटल निकल कर आ जाए, बच्चे का परसेंटेज निकल कर आ जाए। फिर आपको याद हो मैंने इफ फॉर्मूला बताया था, और अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है तो फर्स्ट लिख कर आए। फिर हमें एलसिफ पर भी डिस्कशन किया था, और अगर एलसिफ होगा तो सेकंड आए, थर्ड आए, इस तरह करके बच्चे के सारे नंबर्स प्रिंट हो जाए। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क में आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, फाइंड द ग्रेड ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहां से हम लोग अपने क्लास क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी, अब इसके बाद पेड क्लासेस बच्चों चलनी शुरू होंगी, जो कि हमारी अगले इवेंट से होगी। तो आज से हमारी फ्री क्लासेस खत्म हो रही हैं, और उसके बाद अब हम लोग पेड क्लासेस पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी 7:30 परसों, वो आपको एक सेपरेट आईडी और सेपरेट पासवर्ड मिलेगा जूम का, उसी से आपको लॉगिन करना होगा। पेड वाले स्टूडेंट्स को एक अलग से ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया गया है, और उसके बाद हम लोग उसी के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, बी सेफ इन योर हाउस, गुड नाइट।